तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड ऑफ यू का पार्ट 2। एंड मैंने अपनी पूरी इस चैप्टर की जितने भी प्लेलिस्ट है, जितने वीडियोस मैंने बनाया है पार्ट बाय पार्ट, मैंने वो आई बटन पे वो मैंने प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया। आप वहाँ से जाके मेरी सारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाके मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक क्या है? कल हमने जो हमने पहला सेशन किया था पार्ट 1, उसमें मैंने कहा आपको बोला था कि मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में आपके नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी कि मेकिंग ऑफ कर्ड। हमने वहाँ पे मेकिंग ऑफ कर्ड पे छोड़ा था, अब यहाँ पे हम लोग मेकिंग ऑफ कर्ड फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ कर्ड क्या होता है? मेकिंग ऑफ कर्ड मतलब कर्ड को जैसे बनाना। तो अब कर्ड में मैंने आप लोगों को पहले बताया था पहले सेशन में कि कर्ड और ब्रेड किससे बनता है? वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। तो अब हम मेकिंग ऑफ कर्ड एंड मेकिंग ऑफ ब्रेड देखते हैं। सो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो कर्ड होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है ना, ये हार्मफुल नहीं होते हैं। अगर आपने कर्ड खा लिया आपको कुछ हो नहीं जाएगा, ये हमारे हेल्पफुल वाले होते हैं। ठीक है, सो द बैक्टीरियम लैक्टोबैक्सियस Bacillus promotes the formation of curd. तो the bacterium known lactobacillus, ये क्या होता है? एक बैक्टीरिया का नाम है। ये किस में प्रमोट करता है? ये कर्ड के फॉर्मेशन में हमको प्रमोट करता है। ठीक है, सो जो हमारा lactobacillus होता है, इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। तो जो हमारा ये वाला बैक्टीरियम है, ये क्या करता है? ये जब हम इसको मिल्क में डालेंगे तो ये क्या होता है? ये मिल्क में अपने आप मल्टीप्लाई होता जाता है, डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है? ये हमारी जो मिल्क है उसको वो कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी से हमारा क्या बन जाता है? मेकिंग ऑफ कर्ड बन जाता है। तो अब आप लोग सोचोगे कि मेकिंग ऑफ कर्ड मतलब हुआ क्या? बैक्टीरियम मतलब क्या होता है? ये मेकिंग ऑफ कर्ड हमारा बनता है बैक्टीरिया से। ठीक है, तो हमने 4 टाइप ऑफ मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे, तो ये बनता है हमारे बैक्टीरिया से। ठीक है, सो बैक्टीरिया हमारा कहीं कहीं हम हेल्पफुल है, कहीं कहीं हेल्पफुल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। वो डिसीजेस भी पैदा करता है, लेकिन इस केस में हमारा वो हेल्पफुल है। ठीक है, सो ये हमारा हेल्पफुल बैक्टीरिया है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है? मेकिंग ऑफ ब्रेड। हमने देख लिया कर्ड, हम देखेंगे ब्रेड। तो जो हम लोग ब्रेड खाते हैं, हम लोग जो पिज़्ज़ा का हमारा बेस होता है, जितने भी अलग अलग टाइप के ब्रेड है वो किससे बनते हैं? वो हमारे किससे बनते हैं? वो हमारे जैसे कि हमको पता है यीस्ट एंड मैदे से बनते हैं, या फिर आटा हो गया, आपने ले लिया मैदा और आटा, तो आपको पता ही ये क्या होता है। तो अब कैसे बनता है हमारा ब्रेड? तो वो हम देखते हैं प्रोसेस। आपको क्या करना है? जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आपकी मॉम खुद से बनाती है, या फिर अगर आपने सुना होगा कि कैसे बनता है हमारा डो, आप लोगों को तो पता ही होगा ना आटे के डो कैसे बनता है। आपको क्या करना है? 1/2 kg ऑफ हमको मैदा लेना है एंड एक कंटेनर में ले लेना है, एंड उसमें वार्म वाटर डालना है, एंड उसके बाद 1 टेबलस्पून ऑफ हमको पाउडर डालना है यीस्ट का, एंड इसे पूरा मिक्स कर लेना है। फिर हमारा क्या बन जाता है? डो। आप लोगों ने घर में तो देखा होगा, जब हम लोग रोटी खाते हैं वो डो पहले बनाते हैं, तभी तो हम लोग उसको अच्छे से फ्लैटन अप करके हम उसको रोटी बनाते हैं। तो वही वैसे आपको यहाँ पे भी डो बनाना है। फिर आपको क्या करना है? उसको उस डो में आपको 1 टेबलस्पून ऑफ यीस्ट का पाउडर डालना है। जब आपने उसमें डाल दिया, उसको कितने देर के लिए सेट होने के लिए रखना है? उसको ऑलमोस्ट 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसको सेट होने के लिए कहीं पे रख दीजिए। अच्छे से उसको अच्छे से लॉक करके कहीं पे रख दीजिए। फिर जब आप आएंगे 1, 2, 3 आवर्स उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, उतने घंटे बाद जब आप उसको देखने आएंगे तो क्या होगा? उसके अंदर क्या प्रोसेस चल रहा होगा? उसके अंदर प्रोसेस चल रहा होगा यीस्ट reproduces rapidly and produces CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जब आप उसे छोड़ के जाते हैं ना 3 घंटे के लिए, तो उस प्रोसेस के जो 3 घंटे में प्रोसेस होता है, वो मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ क्या होता है। तो जो उसके अंदर यीस्ट आपने डाला होता है वो क्या होता है? रैपिडली एकदम जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है, अपने आप को डिवाइड करने लगता है। ठीक है, अपने आप को एकदम डिवाइड करने लगता है, और उसके बाद वो
वो प्रोड्यूस करता है CO2। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो अपने आप ही ऐसे ही ऑटोमेटिकली वो CO2 को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को वो इसमें से प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। जो मैं यहाँ का प्रोसेस बता रही हूँ, जब आप उसको 3 घंटे के लिए छोड़ के जाते हो तब उसके अंदर का मैं प्रोसेस आपको बता रही हूँ। यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है? यीस्ट जो है हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है एंड वो CO2 को मतलब वो प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीजेज द वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो उसने CO2 को रिलीज़ किया है तो उसी के जो बबल्स होते हैं ना, वो हमारे मतलब जो हमारे यहाँ पे डो बना है उसी के अंदर वो कैप्चर हो जाते हैं और वो जो बबल्स होते हैं वो डो को फिलअप कर लेते हैं, एकदम अच्छे से गैस से फिलअप कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा डो है ना वो कैसा हो जाता है? वो एकदम से फूला फूला हो जाता है, ठीक है ना। वो हमारा जो डो होता है वो एकदम से फूला फूला हो जाता है, तो उसकी वॉल्यूम जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर गैस के बबल्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमारा जो ब्रेड होता है वो भी कैसा होता है? एकदम स्पंजी एकदम फूला फूला होता है ना। तो अब यही जो हमारा बन जाता है, इसी को जब हम लोग अच्छे से शेप दे देंगे, जैसा भी हमको शेप देना है, पिज़्ज़ा का, ब्रेड का शेप देना है, किसी भी चीज़ का शेप देना है, तो हम ऐसे ही बनाते हैं ब्रेड को। तो ये जो आपका बबल और यहाँ पे जो हमने 2 प्रोसेस लिखे, ये तब होता है जब आप उसे 3 घंटे के लिए छोड़ कर जाते हो, और जब आप उसको 3 घंटे बाद देखने आते हो तो इसमें कुछ इस टाइप के बदलाव हो जाते हैं, ठीक है ना। ये फूल जाता है एकदम से। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पे, एंड हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है? कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी बहुत सारे कमर्शियल यूज, जैसे कि यीस्ट है। यीस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा वाइन होता है और जितने भी अल्कोहल, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, इन सब में यीस्ट यूज़ होता है, ठीक है ना। एंड यीस्ट, अब जो अल्कोहल है अब ये पूरे वर्ल्ड में मतलब चलता है। वैसे तो हमें नहीं पीना चाहिए क्योंकि जो अल्कोहल होता है बहुत ज़्यादा इंसीरियस हेल्थ होता है, ठीक है। अब जो लोग पीते हैं उनके लिए बनता तो ऑब्वियसली होगा, तभी तो पीते हैं। तो वो बनता किससे? वो यीस्ट और हमारा यीस्ट और शुगर और जितनी सारी चीज़ें यीस्ट एंड और भी जितनी सारी चीज़ें उन सबको मिला के केमिकल से बनता है, ठीक है ना। एंड ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। एंड अब ये किस प्रोसेस से बनता है? इस प्रोसेस को, इस अल्कोहल को बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, या फिर हम अल्कोहल के बनाने के प्रोसेस को भी नहीं, हम लोग जैसे कि अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने मैदे वाला देखा था, कैसे हमारा वो बबल बन के एकदम राइज अप हो गया था। हमने देखा था ना अभी कि हमने जब एक डो बनाया था मैदे का और वाटर का, वार्म वाटर का, एंड उसके बाद जब हमने उसमें टेबल स्पून ऑफ यीस्ट डाला एंड उसको 3 और 4 आवर्स के लिए जब उसको छोड़ दिया तो क्या हो गया था? वो एकदम से क्या हो गया था? एकदम फूला फूला ब्रेड बन गया था, ठीक है ना। वो ब्रेड में कन्वर्ट हो गया था, हमारा जो मैदा था एंड यीस्ट की मदद से वो ब्रेड में कन्वर्ट हो गया था। तो ऐसे ही अल्कोहल में भी होता है। तो ये जो हमारे जो हमने अभी प्रोसेस देखा है मैदे वाला, फिर ये जो अल्कोहल के बनने का प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इन अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है। सो ये वाला हमारा कौन सा टॉपिक था? ये हमारा टॉपिक था कमर्शियल यूज़ ऑफ, हमारा कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल इसलिए यूज़ किया गया अल्कोहल के लिए क्योंकि अल्कोहल मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है? अब जो हमारे पास ये फर्मेंटेशन वर्ड आया, फिर जो हमने फर्मेंटेशन की जो डिस्कवरी है ये किसने की थी? फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की थी हमारी लुईस पैस्चर ने, ठीक है। तो जो लुईस पैस्चर है उन्होंने हमारी किसकी डिस्कवरी की थी? उन्होंने हमारी फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की थी कि कैसे अल्कोहल एंड यीस्ट डालने से इस टाइप के प्रोसेस होता है। एंड इस प्रोसेस को उन्होंने समझा था एंड डिस्कवर किया था कब? उन्होंने डिस्कवर किया था 1857 में, ठीक है। सो उन्होंने फर्मेंटेशन का प्रोसेस 1857 में डिस्कवर किया था। किन्होंने डिस्कवर किया था? लुईस पैस्चर ने, ठीक है। सो ये था हमारा कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक इज, आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज
की मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी हैं। तो फ्रेंड अब हमारे देखा हमने केक भी, वो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे तो हम केक नहीं बना सकते, ब्रेड नहीं बना सकते, कर्ड नहीं बना सकते, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे हम मेडिसिन भी नहीं बना सकते। तो वो भी हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट होता है। मेडिसिन तो हम बना सकते हैं, जैसे आयुर्वेदिक हो गया, लेकिन जो भी हमारे केमिकल से मेडिसिन बनते हैं वो हम नहीं बना सकते हैं। फिर ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं वो हम नहीं बना सकते। इसीलिए तो चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फ्यू। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मेडिसिनल यूज़ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। ठीक है, अब द सोर्सेज ऑफ द मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जितनी भी मेडिसिन होते हैं उसका ज़्यादातर मेडिसिन का सोर्स क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दीज मेडिसिन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? These medicines stop the growth of the disease causing microorganism. यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन बनाने में मदद करते हैं। तो ये जो मेडिसिन होते हैं जब हम इसको इनटेक करते हैं, लेते हैं, तो ये हमारे जो फ्यू वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे डिसीज़ पैदा करते हैं, जैसे प्रोटोजोआ था और उसके बाद हमारे नीचे का क्या था? बैक्टीरिया था। तो बैक्टीरिया हमारे जैसे टीबी भी है, वायरस था, ये सब था ना। तो ये हमारे क्या है? ये फ्यू वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दुश्मन होते हैं, मतलब जो ज़्यादा क्रिएट करते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हमारे फ्रेंड वाले फ्रेंड भी और फ्यू भी दोनों एक ही हैं, लेकिन काम वो लोग अलग अलग टाइप में, अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? दीज मेडिसिन, तो मेडिसिन अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बन रहा है और जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हो रही है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रॉब्लम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही यहाँ पे ठीक कर रहा है। तो यहाँ पे जो मेडिसिन है वो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टॉप कर देता है एंड डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो है उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। अब इस टाइप के मेडिसिन को क्या बोलते हैं? जो मेडिसिन मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देता है, उस टाइप के मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सो उस टाइप के मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। दीज डेज नंबर ऑफ मेडिसिन आर प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। आजकल के दिनों में नंबर और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो मेडिसिन्स है, मेडिसिन्स और एंटीबायोटिक्स, ये किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं? हमारे बैक्टीरिया एंड फंगाई से। एंड आप लोगों ने देखा था कि अगर हम बैक्टीरिया हमको अगर पकड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है? हमको टीबी भी हो सकता है, ठीक है ना, फिर हमको टाइफॉइड भी हो सकता है। अब ये हमारे टाइफॉइड भी यही क्रिएट कर रहे हैं, टाइफॉइड को रोकेगा भी यही। तो देखो यहाँ पे कैसा, इस चैप्टर का नाम इसलिए तो एकदम अलग है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फ्यू। ठीक है, सो अब हम क्या देखेंगे? यहाँ से अब हमारा क्या आ रहा है? देयर आर इवन मिक्स, दे आर इवन मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे आर इवन मिक्स विद द लाइफ स्टॉक्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दे आर इवन मिक्सड विद द लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल रिएक्शन इन एनिमल्स। तो जब नया नया किसी मेडिसिन का जब डिस्कवरी होता है, आविष्कार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जब डिस्कवरी होता है, जब वो बनाया जाता है किसी डिसीज़ के लिए, एक मेडिसिन बनाया जाता है, तो उसे क्या किया जाता है? पहले स्टेजेस वाइज को पहुंचाया जाता है। तो एक स्टेज में ऐसा भी टाइम आता है वो जितने भी मेडिसिन होते हैं उनको, जो लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री क्या होता है? लाइफ स्टॉक मतलब हम लोगों ने आगे वाले चैप्टर में क्या देखा था? एनिमल हस्बेंड्री। लाइफ स्टॉक मतलब वही होता है जहाँ पे एनिमल्स को, बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी के एनिमल्स को अच्छे से शेल्टर दी जाती है, फूड दिया जाता है, केयर दिया जाता है। तो वहीं पे लाइफ स्टॉक के फीड में, खाने में, एंड पोल्ट्री में मतलब वही होता है हमारे जो हमको जैसे बोलते हैं हैन, चिकन, वो पोल्ट्री मतलब उन सब का मतलब एनिमल हस्बेंड्री। वहाँ पे सिर्फ चिकन एंड हैन का वहाँ पे सिर्फ देखभाल हो जाता है, पालन पोषण जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ पे पोल्ट्री मतलब हमारे चिकन एंड हैन का, लाइफ स्टॉक मतलब जो दूसरी भी अलग अलग एनिमल्स हैं उन सब का। तो जो हमारे जितने भी नए नए मेडिसिन बनते हैं उन सबको क्या किया जाता है? इवन मिक्सड विद द लाइफ स्टॉक्स एंड पोल्ट्री टू विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक्स एंड पोल्ट्री, उनके खाने में मिक्स किया जाता है टू चेक द माइक्रोबियल रिएक्शन इन एनिमल्स।
तो उनके खाने में क्यों मिक्स किया जाता है? क्योंकि जब नया नया दवाई बना है तो हम अब उसको डायरेक्टली एनिमल पे मतलब हमारे ह्यूमंस पे टेस्ट थोड़े ना कर देंगे कि अगर ह्यूमन मतलब लाइक कुछ हो गया तो उससे पहले क्या करते हैं, कुछ डिसीज़ हो गया, उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया, तो अगर वो दवाई ख़राब निकली तो उससे पहले क्या होता है, एनिमल्स पे उसका चेकिंग किया जाता है एंड देखा जाता है एनिमल के ऊपर क्या रिएक्ट होता हो, उसका रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमंस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। सो ये भी हमारे प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ की, किसी भी जैसे मेडिसिन की डिस्कवरी होने के बाद उसे एक बार एनिमल्स पे भी चेक किया जाता है ह्यूमन से पहले, ताकि देखा जाता है कि उन पे क्या रिएक्शन हो रहा है और ह्यूमन बीइंग पे इस दवा का क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। सो ये था हमारा कौन सा टॉपिक, ये था हमारा मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स क्या होते हैं? वैक्सीन्स आप लोगों ने सुना होगा, जब एक टाइम हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पोलियो के केसेस हो रहे थे तो क्या हुआ था, पोलियो का इंडिया में कैंपेन चल रहा था। हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में छोटे छोटे कैंपेन आते थे, ठीक है। तो वो कैंपेन क्या करते थे वो लोग, जैसे कि पोलियो किसको होता था, छोटे छोटे बच्चों को होता था ज़्यादातर। क्या होता था उनमें, उनकी जो उनका जितना लेग्स था वो क्या हो जाता था, वो कभी बल्ज हो जाता था, कभी टेढ़ा हो जाता था। उनके मतलब लाइक बॉर्न होने के थोड़ी देर बाद उनको वो कुछ पोलियो था वो उनको पकड़ लेता था। इसी के लिए बहुत सारे वैक्सीन के कैंपेन चलते थे, जिससे उन्हें बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते थे, ठीक है। इंजेक्शन दिए जाते थे जो उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करता था, उस टाइप के जितने भी डिसीजेज़ है उस टाइप के डिसीजेज से उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करता था। सो अब हम देखेंगे वैक्सीन काम कैसे करती है। तो पहले आपने मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन एनी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेप है, अगर कोई भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स अगर हमारे बॉडी में एंटर करती है, सो दे इफ़ वी टेक वैक्सीन, सो क्या होता है, अब इसके बाद जैसे कि माइक्रोब्स अगर एंटर कर दिए हमारे बॉडी में और अगर हमने कुछ वैक्सीन लिया हुआ है, वैक्सीन के जो कैंपेन चलते हैं, मान लो उस समय वो बीमारी चल रही है, जैसे कि अभी मान लीजिए कोरोना वायरस है, तो बीमारी चल रही है और आपने उसकी वैक्सीन ले रखी है, ठीक है। सो तब क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो जो आपने वैक्सीन ली है, जो वैक्सीन के अंदर एंटीबॉडीज़ हमने भी पढ़ा था, तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, वो आपकी बॉडी वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगती है। तो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, वो जितने भी हमारे जैसे कि डिसीज़ कॉजिंग यहाँ पे जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनसे वो फाइट करती है एंड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल डिसीजेज से, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी फॉर एवर। अब जब आपने इस बीमारी को हरा दिया, ठीक है ना, एंटीबॉडीज़ लेके आपने मान लीजिए किसी चीज़ को हरा दिया, फिर क्या होता है, आप लोग सोचोगे जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में डाली गई अब वो बॉडी से निकल जाएंगी, नहीं, वो जो आपके बॉडी में डाली गई वो आपके बॉडी में बहुत टाइम तक रहती हैं। अगर आपको उसके बाद फिर से कुछ बीमारी पकड़ ली तभी तो उसको वैक्सीन बोला जाता है कि एक बार लगा दिया तो आपकी बॉडी में वो रहती हैं। अगर आपको उस टाइप की कुछ बीमारी पकड़ी तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है लड़ने में उस बीमारी से, ठीक है। सो ये हमारा कौन सा टॉपिक था, ये था हमारा वैक्सीन का टॉपिक। एंड अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वैक्सीन के कुछ और स्टेप्स सीखने वाले हैं और उसके कुछ और जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, हम स्मॉल पॉक्स हो गया, उसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्सीन। सो वैक्सीन अभी हमने देखा था क्या होता है, लेकिन अब हमारे वैक्सीन में अब दो पार्ट है, हमारे पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स। तो पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स बहुत टाइम पहले हमारे क्या हुआ था इंडिया में और हर कंट्रीज़ के पार्ट में बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो अब हम इन पोलियोज और स्मॉल पॉक्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो जब पोलियो फैला था, पोलियो मैंने आपको बताया था क्या होता है, उसमें जितने भी किसको अटैक करते हैं, स्मॉल किड्स को अटैक करता है, ठीक है। उसमें क्या होता था, उनका जो जब वो लोग पैदा होते थे तो क्या होता था, उनका जो लेग्स होता था ना वो बहुत ही ज़्यादा बल्ज्ड हो जाता था। मान लीजिए किसी का लेग तो बहुत ही ज़्यादा बल्ज्ड अप हो जाता था, फिर या फिर कभी कभी टेढ़ा हो जाता था, उल्टा मतलब लाइक जब वो बॉर्न होते थे तो उनका स्ट्रक्चर लेग्स का एंड हैंड्स का ठीक नहीं रहता था, ठीक है। तो वही था हमारा पोलियो। तो फिर क्या हुआ था, पल्स पोलियो प्रोग्राम उस समय चल रहा था, जिसमें क्या होता था, पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू चिल्ड्रन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम पोलियो। उस प्रोग्राम में, पल्स पोलियो प्रोग्राम में क्या होता था,
पोलियो के जो ड्रॉप्स होते थे, पोलियो के ड्रॉप्स मतलब इन्फेक्शन के ड्रॉप्स नहीं यहाँ पे, मतलब पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रॉप्स होते थे वो उन्हें दिए जाते थे ड्रॉप्स के रूप में बच्चों को। तो वही कैंपेन पूरे इंडिया में और हर पार्ट के हर कंट्री के पार्ट्स में चल रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये फैल गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्रॉप्स आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो मैंने जैसे कि बताया ड्रॉप्स वैक्सीन, वही ड्रॉप्स है वो वैक्सीन भी। अब जब किड्स है तो जब छोटे होते हैं उनको हम लोग ड्रॉप्स भी देते हैं या फिर वैक्सीन भी, इंजेक्शंस भी चलते हैं। ठीक है, सो ड्रॉप्स आर एक्चुअली अ वैक्सीन्स। ठीक है, सो ये हमारा क्या था, ये था हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम जो चला था, जिसमें बच्चों को ड्रॉप्स दिए जाते थे पोलियो के, उनको पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है हमारा स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स क्या होता है, जैसे कि आपने चिकन पॉक्स सुना होगा, तो एज इट इज़ सेम टू सेम था हमारा स्मॉल पॉक्स, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स था वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल था चिकन पॉक्स से। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ही ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हार्मफुल था। एंड उस समय स्मॉल पॉक्स एक नई बीमारी थी जिसकी वैक्सीन अभी तक हमें मिली नहीं थी। एंड अभी जैसे कि हमारे पास चिकन पॉक्स है एंड अभी स्मॉल पॉक्स, अभी दोनों की तो मिल गई है, लेकिन जब स्मॉल पॉक्स नया नया आया था तो उसकी कोई वैक्सीन नहीं थी, लेकिन चिकन पॉक्स की पहले ही मिल गई थी इसलिए, और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ। लेकिन वैसे भी चिकन पॉक्स थोड़ा सा कम पेनफुल होता है स्मॉल पॉक्स के, स्मॉल पॉक्स बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, सो वो भी चिकन पॉक्स जैसी एक बीमारी है, इसलिए सेम नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन लेड टू द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज। सो एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि अगर एक जगह बीमारी आई तो वो हर जगह फैल जाती है, क्योंकि सब लोग इधर से उधर ट्रैवल करते रहते हैं किसी ना किसी काम से, जितने भी बिजनेस मैन्स होते हैं कहीं ना कहीं से, तो पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ बीमारी होती है तो फैल ही जाती है। तो क्या होता है, अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन लेड टू द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। अब व्हाट्स इरेडिकेशन, वही मतलब ख़त्म होने का, मतलब जो एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चल रहा था उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, और वो आखिरकार वो ख़त्म हो ही गया था। ठीक है, सो कैसे ख़त्म हुआ था, जब एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, कब, 1798 में। ठीक है, तो उससे पहले सब कैंपेन चल रहा था, और जब एडवर्ड जेनर ने एक वैक्सीन को डिस्कवर किया, वो स्मॉल पॉक्स के लिए एक वैक्सीन को डिस्कवर किया था, कब, 1798 में जब उन्होंने डिस्कवर किया, तो पूरे वर्ल्ड से धीरे धीरे कर करके ये जितना भी इरेडिकेशन था वो हो गया। एंड एक और चीज़ यहाँ पे, जो आप लोगों ने पोलियो सुना होगा कि पोलियो तो अभी भी ड्रॉप्स पड़ते हैं बच्चों को। आप लोग सोचे तो पुरानी बीमारी अभी क्यों पड़ रही है, लेकिन भाई एक ही बार पूरी बीमारी थोड़ी ना हो जाती, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो हो ही जाती है ना। तो उसी के लिए हर टाइम मतलब 6 मंथ के गैप पे, 4 मंथ के गैप पे, 1 ईयर के गैप पे ऐसे मतलब दिए जाते हैं पोलियो ड्रॉप्स अभी भी छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है, यानी देते जाएंगे, क्योंकि एक बीमारी है तो वो कभी ख़त्म थोड़े ना हो जाती। जैसे डेंगू है तो डेंगू एक आदमी को हुआ तो फिर उसके बाद वो चलती रहती है, क्योंकि वो एक बीमारी बन गई है। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि एक ही बार पूरा खत्म हो जाएगा और कभी किसी को होगा ही नहीं, इसीलिए पोलियो ड्रॉप्स हमेशा चलते रहते हैं सारे छोटे छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, सो दिस वाज आवर टॉपिक फॉर वैक्सीन। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब, पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन समझने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नाइट्रोजन क्या होता है। नाइट्रोजन हमारे पूरे इन्वायरमेंट में 78% पूरा नाइट्रोजन है, ये आप लोगों को पता है नाइट्रोजन क्या गैस है। ठीक है, सो 78% क्या है हमारे इन्वायरमेंट में, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। So, nitrogen present in environment cannot be utilized directly by plants and animals. यहाँ पे हमने देखा नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जब इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ पे कैसे लिख रहा है कि इट कैन नॉट बी यूटिलाइज डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पे लिख रहा है कि इम्पॉर्टेंट तो होता है, लेकिन गैस है तो जैसे हम इनहेल करते हैं वैसे ही हमारे लिए, मतलब ऐसे यूटिलाइज हम इसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो सम बैक्टीरियाज आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन इन यूजेबल फॉर्म आर कॉल्ड डेड।
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, सो अब हम नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, लेकिन हम उसको डायरेक्टली इनहेल करके, मतलब लाइक इनहेल करके लेते तो हैं, लेकिन इसे एक्सहेल कर लेते हैं डायरेक्टली। हम अपने इंपॉर्टेंस के लिए नहीं ले सकते हैं, हम लोग नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स के बैक्टीरियाज बने हुए हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट में से फिक्स कर देते हैं एंड उससे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं हमारे लिए। तो वो क्या होते हैं, उन टाइप के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। जो नाइट्रोजन को किस में कर देते हैं, यूजेबल फॉर्म में कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो जो हमारे पास ये है, जैसे कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन अब किस लिए इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए भी, तो नाइट्रोजन क्या करता है प्लांट्स में, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वही उसी के इम्पोर्टेंस से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसी से उसका फ्रूट बनता है, उसी से क्लोरोफिल्स आते हैं। ठीक है ना, जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में, प्लांट के लीव्स में, तो वहीं से होता है, नाइट्रोजन की हेल्प से ही से वो बनता है। ठीक है, तो इसीलिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने ये तो नहीं बताया ना कि वो एनिमल्स के लिए, एनिमल्स मतलब ह्यूमन बींग्स या फिर जितने भी एनिमल्स होते हैं, काऊ और जितने भी गोट वोट जितने भी एनिमल्स होते हैं, तो वो अब हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंस रखते हैं। जब प्लांट हमारे लिए क्या है, प्लांट हमारे लिए खाना बनाती है, आप लोगों को पता है ना, वो क्या करती है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फ्रूट्स बनाती है। तो जब वो फ्रूट्स बनाती है तो वो क्या करती है, क्लोरोफिल से उसके लीव्स ग्रीन जाते हैं, तो फिर वहीं से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके फ्रूट्स बनाते हैं और फ्रूट्स तोड़ के हम खाते हैं। तो वो हम लोग भी इसको यूजेबल फॉर्म में ऐसे ही नहीं ले सकते, वो बनाती है तो वो हमारे लिए भी फ्रूट्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना, फ्रूट्स वेजिटेबल तो वहीं से आते हैं ना प्लांट से। सो एनिमल्स और प्लांट्स कहीं घास खाती हैं, कहीं ये खाते हैं, तो क्या हुआ, अगर वो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर प्लांट्स के फ्रूट्स हम तोड़ के खाते हैं, बहुत सारे होते हैं जिसके हम लीव्स भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, ऐसा होता है ना, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, 6 में पढ़ा था, 7 में पढ़ा था कि हम उसके लीव्स भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं प्लांट्स के। तो जब प्लांट्स नाइट्रोजन ले लेती है तो फिर वो हमारे पास तो आ ही जाता है ना, फ्रूट्स और सीड्स एंड स्टेम के रूप में हमारे पास आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत ज़्यादा मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं जितने बैक्टीरिया होते हैं। तो अब हम ये जो कैसे वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, ये हम लोग अब पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं, किसमें, अपने नाइट्रोजन साइकिल में। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। सो आवर लास्ट सब टॉपिक इज नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, सो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने बोला था कि जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। नाइट्रोजियस कंपाउंड जो मतलब यूजेबल फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजियस कंपाउंड। इसका मतलब आप लोग ये घबरा मत जाएगा, इस यहाँ पे जहाँ भी नाइट्रोजियस कंपाउंड है इसका मतलब यूजेबल फॉर्म। ठीक है, सो अब हम देखेंगे वो लोग कैसे फिक्स करते हैं नाइट्रोजियस फॉर्म में। ठीक है, या फिर नाइट्रोजियस कंपाउंड में वो कैसे यूजेबल फॉर्म में फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, जब हम लोग यहाँ से और आगे जाएंगे तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या आता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो अब जितना भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, तो कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब जो हवा में नाइट्रोजन है उसे क्या करते हैं, वो सब उसे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, फिक्स करने के बाद क्या करते हैं वो लोग, उस मतलब जो बैक्टीरिया होता है इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड। पहले वो क्या करते हैं, जो भी नाइट्रोजियस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जितने भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं उसे वो नाइट्रोजियस कंपाउंड में क्या कर देते हैं, उन्हें फिक्स कर देते हैं। नाइट्रोजियस कंपाउंड मतलब यूजेबल फॉर्म। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या था हमारा, नॉर्मल सा प्रोसेस है। आपको अगर ये आपको पूरी साइकिल याद हो गई तो एकदम अच्छा है, 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूरी साइकिल बनाने के लिए आ जाती है। ठीक है, सो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। तो पहले हमने क्या देखा, जो नाइट्रोजियस हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, बैक्टीरिया क्या करती है, उसे लेती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करती है, वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को क्या कर देती है,
उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजियस कंपाउंड में कर देती है, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। फिर जब ये यूजेबल फॉर्म कहाँ पे आ जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये जाके कहाँ मिक्स हो जाता है, बैक्टीरिया सॉइल में ही होते हैं ना, तो वो कहाँ पे मिक्स हो जाता है, सॉइल में जाके वो नाइट्रोजियस कंपाउंड मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या मिक्स हो गया सॉइल में, यहाँ पे नाइट्रोजन कंपाउंड या फिर यूजेबल फॉर्म मिक्स हो गया सॉइल में। ये प्रोसेस आपको ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। एंड कमेंट करके मेरे को बताइए अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया से हमने नाइट्रोजन कंपाउंड फिक्स कर लिया, और दूसरा हमारा एक और प्रोसेस आता है, उसमें अगर मतलब जो नाइट्रोजन हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अगर उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, क्या बोला मैंने, लाइटनिंग जो हमारी बिजली कड़कती है ना, लाइटनिंग अगर उस पर स्ट्राइक हुई तो वो ब्रेक डाउन होके कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन बन जाता है एंड सॉइल में मिक्स हो जाता है। तुम्हारा पहला प्रोसेस बैक्टीरिया ने कर दिया, एक प्रोसेस बैक्टीरिया कर दी, दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा, लाइटनिंग से भी ये नाइट्रोजन कंपाउंड में हो जाता है, ठीक है। तो लाइटनिंग एंड बैक्टीरिया इसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। बैक्टीरिया एंड लाइटनिंग, दो हमको याद हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमने देखा कि यहाँ पे तो सब कुछ कन्वर्ट हो गया कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन में। अब ये कैसे आएगा हमारे पास, प्लांट्स के पास कैसे जाएगा, तो जो प्लांट मतलब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्लांट है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्लांट ले लेते हैं, कुछ भी प्लांट है हमारे पास, जैसे मान लो ग्रास ही ले लेते हैं, तो जो ग्रास की जो रूट्स होती है अंदर, जहाँ पे मान लो रूट्स यहाँ पे मई सॉयल है, इसके अंदर जितनी भी उसकी रूट्स होती है वो क्या करती है, यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स कहाँ जाके मिक्स हुए, सॉयल में मिक्स हुए। तो ये जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में से क्या करती हैं, अपने रूट से ऑब्जर्व कर लेती है कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन को अपने अंदर, ठीक है। सो जब वो उसे कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन को अपने अंदर अपटेक बाय प्लांट्स, वो प्लांट्स उसे इनटेक कर लेती है या फिर अपटेक कर लेती है, ठीक है। देन एनिमल्स ईट प्लांट्स, तो अब क्या होता है, अब जब ये कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन ले लेती है, फिर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है, उसके अंदर फ्लावर आते हैं, फिर फ्रूट्स आ जाते हैं। तो जब उसके अंदर फ्रूट आते हैं तब क्या होते हैं, एनिमल्स ईट प्लांट्स, तो एनिमल्स जो ग्रास ईटिंग होते हैं वो ग्रास को खा लेते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल तो उसी से आता है ना हमारे नाइट्रोजन से, तो फिर वो ग्रास को खा लेते हैं। जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स ही तो वो लोग खाते हैं ना, जितने भी फॉरेस्ट में इधर उधर रहते हैं। एंड जितनी भी मतलब और दूसरे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ कुछ अगर इसके फ्रूट्स आते हैं तो वो फ्रूट्स खा लेते हैं, और एनिमल्स में हम भी आते हैं, तो जो हमारे प्लांट्स में से जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, तो वही जो नाइट्रोजन के प्रोसेस से हमारे जितने भी वेजिटेबल्स बनते हैं हम लोग उसे भी खा लेते हैं। तो क्या होता है, जब हम लोग प्लांट्स के ये जो फ्रूट्स हैं एंड इसके जो ग्रास हैं अगर हम इसे खाते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन रहता है, क्योंकि यहाँ से इसने क्या लिया, नाइट्रोजन को ले लिया, तो फिर उसके जो प्लांट उसके जो फ्रूट्स होते हैं उसमें भी वो नाइट्रोजन रहता है, क्योंकि उसी से तो बना है ना। तो वही जब हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स ईट कर लेते हैं, फिर क्या होता है, नाइट्रोजन। अब एक और चीज़ हमने यहाँ तक देख लिया कि कैसे एनिमल्स और प्लांट्स इनटेक कर लेते हैं नाइट्रोजन को, अब उनके पास पहुँच गया। हमने ये प्रोसेस देख लिया कि कैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस के पास नाइट्रोजन पहुँच जाता है, एंड कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दो प्रोसेस से, दो मेथड्स है, लाइटनिंग और बैक्टीरिया के मदद से वो फिक्स होके क्या बन जाता है, नाइट्रोजन इन सॉइल बन जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, तो वो तो धीरे धीरे कम होता जाता होगा ना, क्योंकि हम तो हम लोग खाते जाते हैं, फिर जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो भी ग्रास खाते रहते हैं ना, ऐसे नहीं को रुक जाते हैं, ठीक है। तब अब हम लोग देखेंगे कि कैसे 78% या फिर उससे थोड़ा कम, उसी से ज़्यादा, इतना ही मेंटेन रहता है हमारे इन्वायरमेंट में, कैसे मेंटेन रहता है। तो अब दो प्रोसेसेस इसके ऊपर भी बेस्ड हैं। तो दो प्रोसेसेस क्या हैं इसके ऊपर बेस्ड, तो जब हम इसे खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं हम लोग, जितने भी स्टेम्प है, फिर जो भी सीड्स हम लोग जो भी खाते हैं, फिर क्या होता है वो सब प्लांट्स से आते हैं। तो फिर क्या होता है, जितने भी नाइट्रोजियस वेस्ट
फ्रॉम एक्सक्रीशन और एंड डेथ। अब क्या होता है, अब जब हम लोग प्लांट्स या फिर मतलब जो भी ग्रास होते हैं उन सबको या फिर जो फ्रूट होते हैं जब हम लोग खाते हैं तो जो हमारा एक्सक्रीशन होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजियस वेस्ट निकल जाते हैं। एंड ये एक्सक्रीशन जो एनिमल्स करते हैं वो कहाँ पे होता है, वो लोग लैंड पे करते हैं, तो फिर से वो कहाँ मिल जाता है, वो फिर से हमारे सॉइल में मिल जाता है जितना भी उनका एक्सक्रीशन होता है। एंड जो इंसान होते हैं जब वो मर जाता है, फिर कोई भी एनिमल मर जाता है तो क्या होता है, उसका जितना भी नाइट्रोजियस अंदर उसने अभी तक इनटेक किया होता है, खाया होता है, वो भी जाके सॉइल में मिल जाता है। अब तो सब कुछ सॉइल में मिल गया, अब ये ऊपर कैसे जाएगा, फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कैसे जाएगा, तभी तो मेंटेन होगा ना। तब वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कैसे जाता है, फिर से यहाँ पे किसकी मतलब आती है, यहाँ पे कौन अब काम कर रहा है, फिर से यहाँ पे बैक्टीरिया काम में आया। फिर बैक्टीरिया टर्न्स कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैशियस नाइट्रोजन। अब जो बैक्टीरिया होता है वो ये जो कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन जितने भी सॉइल में इकट्ठे हो गए हैं वो ऑटोमेटिकली क्या करता रहता है, वो बैक्टीरिया उस सारे कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन को गैशियस नाइट्रोजन में या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में उसे क्या करता रहता है, टर्न करता रहता है। तो हमारी इन्वायरमेंट में ये जो पूरा साइकिल है ये चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है क्योंकि नाइट्रोजन के बिना ना तो हम खा पाएंगे, ठीक है, नाइट्रोजन के बिना ना तो हम लोग खा पाएंगे, ना तो हमारे पास कुछ आएगा, फ्रूट्स हो गए, तो प्लांट्स होंगे, ठीक है। सो ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल एंड यहीं पे ख़त्म होता है हमारी क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फ्यो का पार्ट 2। एंड अगर आपको इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो मैंने वो आई बटन पे आपको प्रोवाइड कर ली है, मैं आगे के अभी पार्ट सबको डाल दूंगी और उस आई बटन पे मैंने उसकी पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी, जितने भी इसके पार्ट्स हैं मैंने उस प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं उसे, ठीक है। सो आप आगे के पार्ट ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।